इस पार्टी की विचारधारा को लेकर चला हूं। मेरे पार्टी का मुख्य विचारधारा है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। इसलिए है सर क्योंकि इनकी आबादी तो बहुत है, परंतु इनका सुनने वाला कोई नहीं है। देश के आर्थिक स्थिति को उठाकर देखा जाए तो इनकी उपस्थिति बिल्कुल ना के बराबर है। यदि हम नौकरी की बात करें तो उसमें भी इनकी उपस्थिति ना के बराबर है, और यदि धन की बात करें तो उसमें भी इनकी उपस्थिति ना के बराबर है। तो हमारा जो मुहिम है सिर्फ इसलिए है कि हमारे देश में जिसकी आबादी जितनी है उसको उतना अधिकार मिलना ही चाहिए सर। मेरा जो मुहिम है इसलिए है। हम लोगों के बीच में कुछ नेता लोग आए हमारे प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में, जैसे माननीय कांसीराम जी हमारे आवाज को उठाएं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे आवाज को उठाएं। लेकिन आप लोग ये सोचते होंगे कि जब इनकी पार्टियां आज भी हमारे साथ हैं, आज भी सत्ता में है, फिर भी आपको नई पार्टी बनाने की जरूरत क्या हुई? दोस्तों, इनकी जो विचारधारा थी वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ खत्म हो गई और आदरणीय श्री कांसीराम जी के साथ खत्म हो गई। उनके साथ पार्टी चलाने वाले लोग उनके विचारधारा नहीं बल्कि आज अपने हिसाब से चलना स्टार्ट कर दिए। लोग बात तो करते हैं पीडीए की, जातिगत जनगणना करने की, परंतु जब वो सदन में और सत्ता में पहुंचते हैं तो ये बातें भूल जाते हैं। फिर उनके मुख से बिल्कुल नहीं निकलता कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, 4 बार सत्ता दोनों लोगों की थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये लोग इन मुद्दों को नदारद कर देते हैं। आज क्योंकि समय कम है इसलिए मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, परंतु आज के सत्ताधारी पार्टी के कुछ खामियों को आप लोगों के सामने उजागर करने की कोशिश करूंगा, ताकि हम विरोध क्यों कर रहे हैं इसकी जानकारी आपको हो सके। सर महोदय, आज हमारे देश में वो चाहे केंद्र हो चाहे स्टेट हो, दोनों में, केंद्र में तो 3 बार से, स्टेट में 2 बार से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं। इनका काम हमें बिल्कुल नागवार गुजरा, इसलिए हम अपने पार्टी के इस विचारधारा के साथ आप लोगों को अवगत कराने के लिए आपके बीच में आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश की कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं जो आज से नहीं, देश के आजाद होने से के समय से हम लोगों की सेवा में तत्पर हैं, परंतु आज उसका कैसे दुरुपयोग हो रहा है उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। आरबीआई का कुछ गाइडलाइंस होता था महोदय, उस गाइडलाइंस के आधार पर देश चलता था। देश के लोगों में आरबीआई के प्रति एक भाव होता था, विश्वास होता था, गुडविल होता था, परंतु आज का वर्तमान गवर्नमेंट उसकी धज्जियां ऐसे उड़ा रहा है मानो उसके घर की संपत्ति हो। आज हमारे देश के लोग इन बातों से अनभिज्ञ हैं, इसलिए उसका विरोध नहीं कर पाते और जानकारी नहीं होती है शिक्षा के अभाव के कारण। मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं, सर आरबीआई का कभी गाइडलाइंस होता था कि अवयस्क लोगों और वृद्धों को एटीएम कार्ड इशू नहीं होगा। इसलिए नहीं होता था महोदय कि एटीएम कार्ड के माध्यम से लोगों के साथ दुरुपयोग किया जा सकता था। ये देश के सारे लोग जो मिनिस्ट्री में थे वो भी जानते थे कि यदि हम अवयस्क लोग को, वृद्धों को एटीएम कार्ड जारी कर दें तो उसका दुरुपयोग होगा। लेकिन वर्तमान गवर्नमेंट चंद लाभ के वजह से जनधन योजना के माध्यम से हर लोगों का खाता खुलवाया। एटीएम कार्ड इसलिए इशू किया, पहले तो उसने कहा कि इसका कोई चार्ज नहीं कटेगा, लेकिन जब खाता सारा खुल गया उसके बाद चार्ज एप्लीकेबल हो गया। महोदय, मैं इस चीज का विरोध करता हूं। लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनके पिछले कारनामों का चिट्ठा खोलकर उनको जेल में डाल दिया जाएगा।
इस डर की वजह से वो लोग आज आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बोलना पड़ेगा। आज क्या आप लोग सहमत हैं मेरी बातों से कि पैसा 1000 रुपए अपने खाते में आप डाल दें और 1 साल बाद आपको खुद पता नहीं होगा कि मेरे खाते में पैसा है या नहीं है। महोदय, गवर्नमेंट ने तो ये बोलकर आप लोगों का खाता खुलवा दिया कि आप लोग जनधन खाते से सरकारी योजनाओं का लाभ लेंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि जनधन खाता ज्यादा खुलने से आप लोगों के जेब पर खुलेआम डकैती हो रही है। इसका विरोध करे तो कौन करे, जब आपके खाते का कोई चार्ज ही नहीं था। अब देखिए उनकी मानसिकता, 1 करोड़ यदि जनधन खाता उन्होंने खुलवाया तो एक नियम कानून और भी ला दिया कि जो जनरल अकाउंट है उस अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस का चार्ज भी एप्लीकेबल हो गया, जिसका विरोध आप कभी कर सकते थे, लेकिन जनधन की वजह से आप विरोध करना बंद कर दिए कि सरकार ने मुझे तो एक अपॉर्चुनिटी दे दिया। आपको कहां पता कि इसके यार्ड में आपके जेब पर डकैती पड़ना स्टार्ट हो गया। महोदय, हम और हमारी पार्टी इन काली करतूतों के बिल्कुल खिलाफ है। थोड़ा वक्त लेना चाहेंगे, आप माफ करिएगा। दोस्तों, आज भी हम लोग एक उम्मीद लगाकर बैठते हैं, हम सारे समाज के लोग, हमारे देश को आगे बढ़ाने में हमारे देश के हर समाज का अंशदान जरूर है। मैं इस चीज को मानता हूं। मैं कभी भी एक जाति को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता। आप लोग इस मंच के माध्यम से सिर्फ विश्वकर्मा 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 सुने होंगे, तो कहीं न कहीं यदि आप विश्वकर्मा से परे जाति से हैं तो आपको लगता होगा कि ये तो सिर्फ एक जाति विशेष की पार्टी है। मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि पार्टी किसी भी जाति विशेष की नहीं है, क्योंकि आदरणीय डॉक्टर साहब विश्वकर्मा समाज से बिलोंग करते हैं। क्योंकि उनकी ये शुरुआती पहल है, इसलिए उनके सबसे करीबी लोग उनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन हमारी मंशा बिल्कुल ये नहीं है कि हम सिर्फ एक जाति विशेष के लिए काम कर रहे हैं। महोदय, हम किसान, ST, ST, OBC और हमारे जनरल कैटेगरी के लोग, हम यूं कह लें कि हम अमीरी और गरीबी के बीच में खड़े हैं। हम गरीबों के साथ हैं। हम कतई नहीं चाहते हैं कि अमीरों को अमीर बना दिया जाए और गरीबों को गरीब बना दिया जाए। आज के डेट में वही चल रहा है मेरे दोस्तों। आज यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो केंद्र की सरकार हमारे देश के हर प्रांत में गुजराती टेंडर वालों को, गुजराती व्यापारियों को आपके बीच में आपका शोषण करने के लिए बैठा चुका है, लेकिन विरोध करने वाला कोई नहीं है। इसका वजह सिर्फ एक ही है, वजह ये है कि आपका जो विरोध करने वाला समाज है उसको चंद लाभ की वजह से आपके जगह से हटा दिया गया। उसको हम बात करना चाहते हैं सवर्णों की। सवर्ण भाइयों को थोड़ा सा गुमराह किया गया, इसलिए किया गया कि आप मेरे बीच के रोड़ा ना बनो। लेकिन अभी उनको समझ नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन उसके लिए एक सरकार का तोहफा है। तोहफा नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि बहिष्कार करने की क्षमता सिर्फ आप में है, क्योंकि नौकरी, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत है और आप बहिष्कार करते थे, इसलिए आपको डाइवर्ट कर दिया गया कि आप मेरे बीच के रोड़ा ना बनो। मेरे सवर्ण भाइयों, आपसे बिल्कुल अनुरोध है, इन चीजों से विमुख होइए, अदरवाइज आपके देश में सरकारी महकमों को बंद करके ये निजी ठेकेदारी में दे दिया जाएगा और उस ठेकेदारी का मालिक सिर्फ और सिर्फ गुजरात के चंद गुजराती लोग होंगे। हमारे पूरे देश में शासन होगा गुजरातियों का। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, मैं याद दिलाना चाहूंगा हमारे पंडित जी लाल बहादुर शास्त्री जी को कि उन्होंने देश के खाद्यान्न विभाग को अपने एक टाइम के खाने को बंद करने के बाद देश का इतना बड़ा भंडारण उन्होंने बनाया। आज आप क्या कर रहे हो? आप इसलिए कर रहे हो कि देश का भंडारण खत्म हो जाए ताकि चंद गुजराती व्यापारियों को खाद्यान्न विभाग का मुखिया बनाकर देश को आप चूस लो। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं सर।
मैं सपोर्ट करता हूं सरकारी नौकरी का, जो पहले के सरकारों ने दिया। हमारा अधिकार होता है, हमारे बच्चों का अधिकार होता है कि हम पढ़े लिखें। हमारे माता पिता का ये सपना होता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, बीए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम और पीएचडी कर ले, तो एक दिन हमारे बेटे को नौकरी मिल जाएगा। लेकिन आज की परिस्थितियां क्या है? क्या आप इसके लिए विरोध करते हैं? मुझे अच्छे से याद है कि जिस दिन एक चवन्नी को बंद किया गया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने एक चवन्नी बंद किया था, तो चट्टी चौराहों पर उनके पुतला को फूंका गया। इतने बड़े अर्थशास्त्री का बहिष्कार आप सभी लोगों ने किया। आज 2000, 1000 के नोट को बंद कर दिया गया और किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि वो आज के गवर्नमेंट के मुखिया का पुतला फूंक सके। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार होता है। ये लोकतांत्रिक इस देश के इन चीजों में हम लोगों को एक अधिकार होता है कि हम अपने स्वेच्छा से किसी का भी बहिष्कार कर सकते हैं। मुझे कोई, लेकिन आज है क्या सर? आज ये है कि हम बहिष्कार करें, विरोध करें तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। आज हमारे देश के लगभग 80-90% लोग जमीनी विवाद में परेशान हैं। 50-50 सालों से केस चल रहा है, इसकी सुनवाई करने वाला कोई है? नहीं है। सरकारें आई और चली गई, वकील बेचारों का कोई पेमेंट ही निर्धारित नहीं है। जब जनसंख्या बढ़ेगा, लोग पढ़ेंगे, वकालत करेंगे, जाएंगे वहां पे बैठेंगे, तो वो तो चाहेंगे ना कि आपकी जो केस है वो चलता रहे, वही तो उनकी आमदनी का स्रोत है। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं हमारी सरकार, जब हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी, हम इन चीजों को प्रमुखता से लागू करवाएंगे कि हमारे केस का एक टाइम होना चाहिए। हम यूं ही नहीं कि 50 साल से एक पीढ़ी के लोग पैदा हुए और केस लड़ते लड़ते मर गए। आखिर दो लड़ने वाले में किसी एक का तो होगा ना सर, तो उनका होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम सत्ता में आने के बाद बिल्कुल ये काम करेंगे, आप लोगों के लिए लड़ेंगे, हम सरकारी नौकरी के पक्ष में होंगे। हमारी पार्टी हर साल इसका बजट निर्धारित करेगा और आप लोगों के बच्चों के लिए नौकरी का प्रबंध करेगा, आपके बच्चों के लिए कल कारखानों का प्रबंध करेगा कि आपके बच्चे पढ़ने लिखने के बाद जब अच्छी शिक्षा पाएंगे तो अच्छी नौकरी भी पाने का अधिकार है उनको। केवल पकौड़ा तलना एक बिजनेस नहीं होता सर। यदि पकौड़ा तलना एक बिजनेस है, अच्छी बिजनेस है, तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत, बिना पढ़े भी पकौड़ा तल सकते हैं। हमारे माता पिता इतना पैसा लगाते हैं तो पकौड़ा तलने के लिए। आप उस जगह बैठे हो, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कोई पता नहीं है और मेरे पीएचडी धारक बच्चों को बोलते हो कि पकौड़ा तलो, ये भी बिजनेस है। भैया तुम क्यों उस कुर्सी पर बैठो? छोड़ो उस कुर्सी को, इतनी अच्छी पकौड़ा तलना काम है तो पकौड़ा तलना स्टार्ट कर दो। मैं आपका जो है हमारे किसान भाई जो इस प्रांगण में शायद मेरे बातों को सुन रहे हैं, लेकिन वो अपनी उपस्थिति यहाँ इसलिए नहीं दर्शा रहे हैं कि हमारी तो चीजें ही नहीं है। दोस्तों, आपकी पहली जो हमारी प्रायोरिटी आपकी आजादी होगी। आजादी आपकी नहीं है क्योंकि आपका एमएसपी निर्धारित करने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं है। हर चीजों का रेट इतना डेवलप कर रहा है, आपके रेट का कोई मतलब ही नहीं बन रहा। हमारे देश के किसान यदि खुशहाल रहेंगे, हमारे देश का ऋण होता है सर किसान यदि नहीं रहे तो हमारा कोई औचित्य ही नहीं है। तो हमारे किसान पर हमारे देश का बहुत बड़ा उपकार होता है। किसान हमारे नहीं होते तो हमारे देश का कोई वजूद नहीं होता। तो हम किसान के लिए ऐसा बिल पारित करवाएंगे जिससे किसान भाई बिल्कुल संतुष्ट होंगे। हम इस गवर्नमेंट के हिसाब से काम नहीं करेंगे। इस गवर्नमेंट की जो विचारधारा है बिल्कुल किसान और मजदूर और आम जनता के बिल्कुल खिलाफ है। आज मीडिया कर्मचारी हालांकि टाइम दे रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं, हमारे मीडिया भाई भी होंगे तो सुने कि मीडिया के काम नहीं होता। कभी नेता लोग होते थे ना, आप लोग मीडिया में होने का मतलब होता है एक विपक्ष होना। आप विपक्ष, आप तलवा चाटते हो सर। तलवा चाटना आपका काम नहीं है। सरकार यदि सही काम कर रहा है फिर भी विरोध करने का अधिकार आपका होता है।
आप सरकार के अच्छाई को नहीं बल्कि बुराई को दिखाने का काम करते हैं। आप एक दर्पण होते हैं, लेकिन आज क्या है, आप तो सरकार के गुलाम बन बैठे हैं। तो मेरा ये भी एक्शन होगा, यदि हमारी पार्टी, आप हमसे नाराज रहो चलेगा, लेकिन हम आपके लिए आपको हम ये नहीं कि आपके पक्ष में बोले तो आप मेरा प्रचार कर दो और मुझे मेरे पार्टी को सत्ता मिला दो। मैं कतई बिल्कुल नहीं करूंगा। आप गलत हो तो गलत हो। हम सभी मीडिया कर्मचारियों को नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे 90% मीडिया के लोग गलत को सही बना दे रहे हैं और सही को गलत बना दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? ये मीडिया का वर्क नहीं होता है मेरे दोस्तों। देखिए, आप सब लोग अपनी ताकत को समझिए। ताकत को समझाने वाले आदरणीय कांसीराम जी ने एक ऐसे धागे को पिरोया कि आज भी कुछ समाज के लोग उनके रास्ते पर चल रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह जी ने ऐसे धागे को पिरोया कि आज भी उनके लोग उनके साथ हैं। लेकिन मेरा बहिष्कार सिर्फ ये है कि जिन मुद्दों पर आपने सत्ता में आने का काम किया, उस मुद्दे को कहां रख दिए सर? क्या आपके पार्टी में जो वोट लेने के लिए बोलते हैं कि पीडीए पीडीए पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन जब आप सदन में आते हैं, जब सीट बंटवारे की बारी होती है, टिकट देने की बारी होती है, तब इस पीडीए को एप्लीकेबल क्यों नहीं करते हैं? देश आजाद हुआ 1947 ईस्वी में, देश का संविधान लागू हुआ 1950 ईस्वी में, लेकिन देश के सबसे बड़े जनसंख्या यानी ओबीसी का अधिकार मिला सन 1990 ईस्वी में। बताइए, 90 ईस्वी में आप लोगों का अधिकार 27% आरक्षण के रूप में मिला। तो मेरे दोस्तों, और ईडब्ल्यूएस किसी ने नहीं मांगा, फिर भी मिल गया। तो आपको सोचने की जरूरत है कि एक तरफ तो 40-50 साल रगड़े, लोगों का गुहार लगाए, मांगे और नहीं मिला, 50 साल बाद मिला, और दूसरा बिना मांगे मिल गया। इसका वजह क्या है? तो आपको हम विनम्र निवेदन करते हैं कि इन चीजों पर आप अमल करिएगा। बहुत ज्यादा आज नहीं बोल पाएंगे सर, आप लोगों से इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रभारी महोदय।